Namaskar, Jai Hind and welcome to Indore Defense Academy. My name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. In this video, we will be discussing all the PYQs of waves and sound of your CDS and CAPF and आपका CDS, है ना। शुरू करते हैं। इसमें देखो, यहाँ से हर बार एक या एक क्वेश्चन तो इधर उधर से भूला भटका एग्जाम में आपके आ ही जाता है। तो पहले हम इसके बेसिक से शुरू करेंगे ना, उसके बाद हम क्या जाएंगे इसके PYQs पे। देखो, सबसे पहले आपको समझना है वेव क्या होती है, ठीक है। तो वेव आपका क्या होता है सर? वेव एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। वेव एक तरह का क्या है? इज अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस विच प्रोपगेट्स एनर्जी। जो क्या करता हो सर? एनर्जी को आगे लेकर जाता हो। इसका मतलब क्या है सर? प्रोपगेट होने का मतलब होता है जो आगे बढ़ती है वेव। आपने देखा होगा, है ना, पानी है, बढ़िया से पानी ऐसे रखा हुआ है और आपने एक पत्थर मार दिया तो पानी में क्या होता है? कुछ इस तरह की वेव आगे निकल कर जाती है, हाँ या ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन ऑफ वेव, की ये वेव आगे बढ़ रही है। क्लियर है? अब ये जो वेव होती है ना, दो तरह की हम देखने को मिलती है। एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव्स और एक होती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। बेसिक डिफरेंस की मैं बात करूं, क्या होता है सर? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए सर? जिनको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ क्या है सर? इनको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे यहां पर मैं बात करूं, साउंड आपका एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका क्या हो जाएगा? विजिबल लाइट। ये आपकी कौन सी वेव हो जाएगी? तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर समझना, जो मैकेनिकल वेव है आपकी, वो फिर आगे जाके दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है सर। एक है आपका ट्रांसवर्स और दूसरी है सर आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव को पढ़ते हैं। ट्रांसवर्स वेव में सबसे इनिशियल वर्ड क्या है? आपको दिख रहा होगा सर, टी है ना। और टी आपका इस तरह से भी बनता है ना। इस तरह से कोई टी नहीं बनता। अगर टी को मैं उल्टा कर देता हूं तो ये सिंबल किसका आता है? तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ्स पढ़ी होंगी तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल बनाता है, हाँ या ना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ट्रांसवर्स वेव वो वाली वेव होती हैं जिनमें जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? यहां पर आपका वाइब्रेशन। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब मैं यहां पर समझाता हूं। मान लो एक दीवार है और एक दीवार से हमने ये रस्सी बांधी हुई है, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक पर्सन को मैं ऐसे पकड़, ये रस्सी को पकड़ के से खड़ा हुआ है। अब जैसे ये भाई साहब रस्सी को ऐसे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि रस्सी इस तरह से मोशन करेगी, हाँ या ना। तो आप समझो, जो पार्टिकल यहाँ पर था वो पार्टिकल यहाँ चला गया, जो पार्टिकल यहाँ पर था वो पार्टिकल यहाँ चल गया। तो यहाँ से आपको डायमेंशन दिख रही है क्या? ठीक है सर, हमको यहाँ से डायरेक्शन दिख रही है कि जो पार्टिकल होता है वो अप डाउन यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मोशन करता है, ठीक है सर। दूसरी बात क्या होगी कि जो ऊपर के साइड जाता है इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे जाता है इनको हम बोलते हैं ट्रफ, है ना। तो ट्रफ और क्रेस्ट के रूप में आगे बढ़ती है ना। आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप बात समझना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेव। अच्छा, इनको मैं आगे समझा दूंगा, है ना, वेवलेंथ को। तो यहां से आपको ट्रांसवर्स वेव समझ में आई, जो कि आपका क्रेस्ट एंड रफ के फॉर्म में आगे बढ़ती है। दूसरा होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम में क्या आगे? लॉन्ग मतलब ये सर क्या करेंगी? ये लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, हाँ या ना। तो इसमें जो आपका वाइब्रेशन होता है सर, वाइब्रेशन कौन से डायरेक्शन में होगा? तो वाइब्रेशन विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात सर ये क्या करती है, ये कंप्रेशन के फॉर्म में आपका आगे बढ़ती है, हाँ या ना। तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन के रूप में आगे बढ़ती है। जैसे यहां पर समझना, ये एक वेव है ना, फिर ये बिल्कुल पास पास आ जाएगी और देन अगेन ये दूर हो जाएगी, फिर पास पास आ जाएगी, फिर अगेन ये दूर हो जाएगी, फिर पास पास आ जाएगी। इस तरह से जब कोई वेव आगे बढ़ती है तो हम इसको क्या बोलते हैं सर, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। देखो यहां से यहां तक जो हो रहा है वो कंप्रेशन हो रहा है, सॉरी एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि फैल रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखोगे कंप्रेशन होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो आपका कंप्रेशन और एक्सपेंशन के फॉर्म में आगे बढ़ती है, जबकि ट्रांसफर वेव जो होती है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आते हैं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये लगभग 7 तरह की होती है। कितनी? टोटल 7 टाइप्स की होती है। अब इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। और छोटी सी कहानी क्या होती है कि एक बार की बात है, एक आदमी था, एक लड़का था बेचारा, है ना, और एक भाई साहब की बाबू थी, है ना, ये बाबू था और ये बाबू की सोना थी, है ना। अब क्या हुआ, इनका बढ़िया से जो है बातचीत चल रही थी, शानदार प्रोग्राम चला, लेकिन फिर इधर से एक नए बाबू आ गए जो कि सचमुच के सरकारी ऑफिस में बाबू थे। तो ये जो बाबू की सोना थी, अब इसका क्या हो गया, दूसरे बाबू के साथ शादी वादी हो गई। अब ये जो लड़का था ये हो गया थोड़ा सा कबीर सिंह बन गया, है ना। क्या बन गया ये बन गया आपका कबीर सिंह। अब ये कबीर सिंह बन गया और मुझे तो प्रीति चाहिए ही चाहिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इस चक्कर में ये क्या करने गया, ये आपने देखा होगा रेडियो मिर्ची वगैरह पे सुबह सुबह लव गुरुज आते हैं, है ना, जो ज्ञान की बात देते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो। तो ये रेडियो मिर्ची के जो लव गुरु थे उनके पास चला गया, तांत्रिक वांत्रिक सबके पास चला गया, और फाइनली इन सबका जो व्यू था कि हाँ तेरी लड़की आ जाएगी, और सब तो ये बोलेंगे कि हाँ लड़की आ जाएगी बेटा, लेकिन इनका सबका व्यू जो था वो उल्टा पड़ गया। और जो लड़की थी अब वो टेक्निकली क्या बन गई है, इसकी एक्स। तो एक्स जो थी वो परमानेंटली चली गई। तो कहानी क्या है, कहानी है कि सर रेडियो, है ना, रेडियो मिर्ची वाले बाबा जो थे, लव गुरु थे ना, इन सबका व्यू पड़ा उल्टा, है ना, व्यू पड़ा उल्टा। एक्स जो थी वो क्या हो गई। अब मैं यहां पर कुछ वर्ड्स को इनसर्कल कर रहा हूं, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। रेडियो मिर्ची से एम आई, इन सब का से आई एन लेना है, ठीक है। देन आपका व्यू से पूरा व्यू, उल्टा से आप उल्टा पूरा ले सकते हैं, एक्स भी पूरा जी का गई, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है सर, हमको समझ में आ रहा है पहली वेव होती है आपका रेडियो वेव्स, दूसरी वेव होती है आपका माइक्रोवेव, तीसरी वेव होती है आपकी इंफ्रारेड वेव, चौथी वेव होती है आपकी विजिबल लाइट, फिफ्थ होती है आपका यूवी अल्ट्रावायलेट, सिक्स आपकी एक्स रेज, एंड लास्ट में आपकी गामा रेज। क्लियर हुआ क्या? तो ये आपको याद रखना है। अब जो पीवाईक्यूज बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको कैसे पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है कि सर ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो लेमडा होता है, वेवलेंथ होती है वो घटती चली जाएगी माइनस में, और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो नीचे से ऊपर ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है क्या। अब ये फ्रीक्वेंसी और ये लेमडा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये हो गया आपका वेवलेंथ। अब थोड़ा सा कहानी समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना। होता क्या है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं आपकी, रेडियो वेव्स का हम लोग यूज करते हैं कहां पर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। और जो गामा रेज होती है, हमने बायो में पढ़ा है कि सर जो गामा रेज होती हैं आपकी, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो हमारी गामा रेज हैं सर, गामा रेज का यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। किस में यूज होता है? जो आपका कीमोथेरेपी आपने सुना होगा उसमें गामा रेस का यूज होता है। क्यों यूज होता है मैं बता देता हूँ। क्योंकि सर गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इस वजह से गामा रेस की भाई साहब पेनिट्रेटिंग पावर, या मैं हिंदी में कहूँ भेदन क्षमता, बहुत ज़्यादा है। सर इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं मतलब समझा देता हूँ।
ये पेन मैं हाथ में ऐसे मार रहा हूँ, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम है, 1 सेकंड में 1 बार लग रही है तो मुझे हल्की फुल्की चोट लगेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 1 सेकंड में 2 बार लग रही है तो मुझे चोट ज़्यादा लगेगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इतनी कर दूं कि 1 सेकंड में 10,000 बार ये पेन ऐसे मारेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर अगर इतनी फ्रीक्वेंसी कर दी तो ये पेन तो फिर हाथ के आर पार निकल जाएगा, मतलब इसकी भेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा, तो इसलिए गामा रेस से आपको याद रखना है। और गामा रेस से फिर उल्टे चलते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी, और वेव लेंथ जो हो जाएगा वो रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा हो जाएगा और गामा रेस का वेव लेंथ सबसे कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब मैं कुछ वेव से रिलेटेड टर्म्स आपको बताता हूं, है ना। फर्स्ट है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है सर? वेवलेंथ ये बोलता है कि वेव आपका एक सर्कल में या एक राउंड कंप्लीट करने में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये आपका क्या होता है? वेवलेंथ होता है। क्लियर हो क्या? एक वेव एक सर्कल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, और इसको मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, है ना। दूसरी कहानी होती है आपके वेव से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। किसकी कहानी होती है? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है समझना, एक वेव ये है और दूसरी वेव आपकी ये है। तो आप मुझे बताओ कि सर इसने भी 2 सेकंड लिए, चलो 1 सेकंड की बात करता हूँ, ये 1 सेकंड का सर्कल है और ये भी 1 सेकंड का सर्कल है। मुझे एक बात बताओ, ये जो वेव है हमारी 1 सेकंड में इसने क्या करा सर? एक ही सर्कल पूरा करा, लेकिन इसने क्या करा? 1 2 एंड 3, 3 सर्कल पूरे कर लिए, हाँ या ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सर? फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इसने कितने चक्कर लगाए? 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। इसको मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में। क्लियर हुआ क्या? तो ये जो कहानी होती है किसकी होती है? हमारे फ्रीक्वेंसी की। अब यहाँ पर आप समझेंगे सर जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो ज्यादा दूरी ट्रेवल कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपका क्या है? ज्यादा है, वो कम दूरी ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसका लेमडा वेवलेंथ कम होता है और उसका ज्यादा होता है। ठीक है। तीसरी कहानी होती है आपका एम्पलीट्यूड, है ना। तो कोई आवाज कितनी भारी है ना, कितनी मजबूत है, कितने दूर तक जा रही है, ये कौन बताता है? उसका वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड बताता है। तो ये जो चीज बना रहा हूं मैं, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, यही क्या है? उसका एम्पलीट्यूड है ए, वेव का, है ना। आगे बढ़ते हैं, वेव हो गया, ठीक है। आपका लास्ट बचा है वेव की वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेव। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको पता है सर स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितनी होती है? लेमडा अपॉन टाइम, हाँ या ना। और यहाँ पर आप बताओ 1 अपॉन टाइम को क्या लिखते हो आप? फ्रीक्वेंसी लिखते हो क्या? तो स्पीड इक्वल्स टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये होती है आपकी वेव की वेलोसिटी। अब मैं थोड़ा सा साउंड के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि सर क्या करती है? जो कि मीडियम को मद्देनजर रखते हुए मोशन करती है। और साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है सर? सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है आपका सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस, और वैक्यूम में आपका साउंड की स्पीड लगभग कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। क्लियर हो रहा है क्या? साउंड वेव 3 तरह की होती है। एक होती है सर ऑडिबल वेव, दूसरी होती है इंफ्रासोनिक, और दूसरी होती है आपका अल्ट्रासोनिक। क्लियर है क्या? चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो होता क्या है, ह्यूमन लोग जो होते हैं, है ना, ये ह्यूमन लोग की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो इसको आप देखोगे डॉग्स, एलिफेंट, डॉल्फिन वगैरह जो मछलियां होती हैं ये इसको सुन सकती हैं 20 हर्ट्ज से कम को, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 हर्ट्ज से कम की जो फ्रीक्वेंसी रहती है। और अगर मैं बात करूँ इधर बहुत ज़्यादा 20 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनको चमगादड़ वगैरह यूज़ करते हैं, प्लस सोनार रेंज में इनका यूज़ होता है, प्लस यूवी आपने कभी देखा हो, हाँ मैं बोलूँ कि जैसे एमआरआई वगैरह होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में इनका यूज़ होता है ना। प्लस आपको याद रखना होगा कि
जैसे पुरानी जो पाइपलाइन वगैरह होती है ना बड़ी, उनमें जब कहीं पर क्रेक आ जाता है तो उस क्रेक का पता लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं पाइपलाइंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कहानी। तो जो 20 हर्ट्ज से कम होती है इनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जो 20 इससे बीच में रहती है इसको बोलते हैं हम ऑडिबल, और जो यहाँ पर होती है इनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि बताओ अल्ट्रासाउंड का यूज कौन करेंगे, तो सोनार आपको पता है क्या होता है सर, समुद्र में गहराई नापने के लिए यूज होता है ना। बेट आपका जो चमगादड़ वगैरह होते हैं वो रात में देखते नहीं है, उनको इसी सोनार से ही क्या होता है, सॉरी इन्हीं अल्ट्रासाउंड से उनको पता चलता है कि उनका शिकार कहाँ पर है। चलो ये था हमारा बेसिक। अच्छा थोड़ा सा और मैं इसमें समझा देता हूँ। एक होता है एको, साउंड से रिलेटेड, और एक होता है आपका रिवर्बरेशन। एको क्या होता है सर, एको आपका क्या होता है, जब भी किसी भी सरफेस से साउंड टकरा कर वापस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं, है ना। मिनिमम डिस्टेंस 17.5 मीटर होनी चाहिए एको सुनने के लिए, है ना। ये बोल देता हूँ मैं मिनिमम डिस्टेंस। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू 2d/t, है ना। अब रिवर्बरेशन क्या होता है सर, ये रिवर्बरेशन भी सेम इको जैसा ही काम होता है, पर इसमें एक गड़बड़ होती है क्या कि सर ये छोटी जगह पर होता है। जैसे आपने देखा होगा रूम वगैरह जो होते हैं, हॉल है ना, ऑडिटोरियम होता है, तो उस ऑडिटोरियम में यहाँ से कोई अगर एक पर्सन बोलेगा तो वो दीवार से टकरा कर आवाज़ 10 बार आती है ना, तो इसी को हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। और एको में क्या होता है सर, पूरा का पूरा साउंड जैसे पहाड़ वगैरह से टकरा कर आते हैं उसको हम एको बोलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे PYQs। फर्स्ट, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अच्छा ये स्प्रिंग वाला आ गया है, चलो तो इसको भी मैं बता देता हूँ। देखो कोई भी स्प्रिंग है उसमें आप जितना फोर्स करोगे, जितना उसमें फोर्स लगाओगे उसके अंदर उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स ये रहा, ये होता है आपका -kx, ठीक है। अब हमको ये k जो है ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, k की यूनिट चाहिए तो क्या हो जाएगी सर, फोर्स अपॉन x मतलब न्यूटन अपॉन मीटर। कहाँ है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंडुलम डेट। अच्छा ठीक है, पेंडुलम के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। यहाँ पर समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पेंडुलम के बारे में भी। जैसे एक पेंडुलम यहाँ रहता है, पेंडुलम आपका यहाँ रहता है और पेंडुलम यहाँ रहता है ना। इसको बोलते हैं हम मीन पोजिशन और इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। तो कौन सी चीज़ कहाँ मैक्सिमम रहती है कहाँ मिनिमम रहती है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करता हूँ सर, डिस्प्लेसमेंट की। सर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर आपका मिनिमम होगा, एंड अगेन यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वेलोसिटी के साथ क्या होगा सर, वेलोसिटी के साथ उल्टा केस। वेलोसिटी यहाँ पर मिनिमम होगी क्योंकि पेंडुलम यहाँ पर आएगा तो रुक जाएगा, है ना, रुकने के बाद फिर उधर जाता है, तो पेंडुलम आपका मिनिमम। फिर बीच में यहाँ पर आप देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होगी सर, मैक्सिमम, एंड देन अगेन वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगी, मिनिमम। थर्ड, एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूँ। सर एक्सेलरेशन मुझे बताओ, यहाँ पर आपका वेलोसिटी कितना थी, सपोज 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड, बीच में कहीं पर 8 भी होगी 6 भी होगी। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि सर सबसे ज़्यादा चेंज ऑफ वेलोसिटी कहाँ है, कॉर्नर पे, है ना। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी कॉर्नर पर सबसे ज़्यादा, है ना, मीन पोजीशन पे सबसे कम, और फिर आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होता है। चलो क्लियर है, विजिबल है, ओके आगे बढ़े। फोर्थ होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। सर हमको पता है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर मिनिमम, देन सेंटर पे मैक्सिमम, एंड अगेन मिनिमम। फिफ्थ, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर देता हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी सर हाइट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और हाइट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। फिर आपका सेंटर पॉइंट पे मीन पोजीशन पे मिनिमम, एंड देन अगेन एट एक्सट्रीम पॉइंट इट विल बी मैक्सिमम। और 6 पॉइंट लास्ट में अगर बताता हूँ तो मैं बताता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जितना दूर जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स उसको उतना ही पास लाने की कोशिश करता है, और फिर जैसे ही वो बीच में आ जाता है तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाता है। तो यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स भी कॉर्नर पे मैक्सिमम, बीच में मिनिमम रहेगा, एंड अगेन आपका मैक्सिमम रहेगा।
तो ये टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। मैं यहाँ पर इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, है ना, कभी भी एग्जाम में कैसे भी आ सकती है। चलो, तो इस टेबल के बेसिस पे इसका आंसर देना एक बार आप बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा सर? यहां पर दिख रहा है हमको पेंडुलम एज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पी। क्यों भाई पी पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों रहेगी सर? यहाँ तो मैक्सिमम रहेगी। पहला गलत। पेंडुलम एज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू, नहीं, इससे भी नीचे हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी आर पर बिल्कुल कम रहेगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सेम पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी क्योंकि सर अलग अलग हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना? पोटेंशियल एनर्जी होती है, सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से गाएंगे, mgh, है ना? तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mg। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन है शॉर्टेस्ट वेवलेव? बिल्कुल सर, शॉर्टेस्ट वेवलेव क्या करा था सर? रेडियो, सर माइक्रो, मिर्ची, फिर इंफ्रारेड, इन सबका व्यू विजिबल लाइट, फिर क्या व्यू पड़ा? इन सबका व्यू पड़ा उल्टा यूवी रेज, फिर एक्स और गई। बताओ सबसे शॉर्ट कौन होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपकी गामा रेज, गामा रेज नहीं है, इससे बाद एक्स, एक्स भी नहीं है, फिर कौन बचा? यूवी। तो अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये मैं बता चुका हूँ, रेडियो वेव्स का जो यूज होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है। मैं आपको थोड़ा बहुत यूज समझा देता हूँ। रेडियो वेव्स जो होती है इसका यूज होता है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ठीक है, दूसरा माइक्रोवेव आपको पता है कहाँ यूज होगी सर? इसका यूज भी आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, प्लस इसका यूज कहाँ होता है? आपके घरों में जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, है ना, उनमें होता है। तीसरा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का यूज होता है आपका टीवी रिमोट वगैरह या कैमरा में, कैमरा या टीवी रिमोट, है ना। आपने देखा भी होगा कि जैसे जब रिमोट खराब हो जाता है टीवी का तो उसमें जो ऊपर बल्ब होता है वो नहीं जलता है। अब उसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसको हम जैसे फ़ोन के कैमरे में अगर हम देखेंगे तो वो इजीली विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल के कैमरा होते हैं इनके पास वो इंफ्रारेड वेव्स को पकड़ने की क्या होती है? पावर होती है। हमारी नॉर्मल आंखों से हम इंफ्रारेड को नहीं पकड़ सकते। इसलिए आपने देखा होगा जैसे कहीं रूम वगैरह में आप जाते हैं, है ना, जहाँ पर आपको ऐसा शक होता है कि यहाँ पर कैमरा वगैरह हो सकते हैं, हिडन कैमराज हो सकते हैं, तो आप अपने सिंपली अपने फ़ोन का कैमरा ओपन करें और ऐसे पूरे रूम को ऐसे स्कैन कर सकते हैं, जिससे क्या कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंफ्रारेड वेव का कोई कैमरा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ना। देन आपका क्या होता है इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट। हमको पता है कि सर विजिबल लाइट का काम हम क्या करते हैं? सारी चीज़ें देखने के लिए यूज़ करते हैं ना। विजिबल लाइट नहीं होगी तो हमको कुछ दिखेगा नहीं। यूवी रेज, सर यूवी रेज आपको पता है धूप से निकलती है ना, ये हानिकारक भी होती है लेकिन ये कुछ फायदे भी होते हैं। सर सबसे पहला इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए इसका यूज होता है यूवी रेस का। दूसरा सिकाई करने के भी काम आता है। आपने ग्लास गार्ड वगैरह भी देखे होंगे आजकल जो कर्व डिस्प्ले वाले होते हैं उनके ऊपर एक यूवी रेस से उसको सिकाई लगाया जाता है ना। जिसके बाद आपका एक्सरेज, आपको पता है सर क्या करती है? ये एक्सरे करने के लिए काम आती है ना। और लास्ट 7 आपकी गामा, जो मैं बता चुका हूँ आपको क्या करती है सर? ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। द विजिबल लाइट पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, हमको क्या दिखता है सर? हमको तो सिर्फ यही दिखती है लाइट, है ना, और तो कुछ हमको दिखता नहीं है। जीवन तो अंधकार में जा ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्ट्रावायलेट इंफ्रा, अच्छा किसका अभी बताया सर? क्या था सर? रेडियो, सर मिर्ची, सॉरी मिर्ची से मेरा मतलब है माइक्रो, है ना, फिर इंफ्रा, फिर आपका इन सब का व्यू विजिबल लाइट, फिर आपका उल्टा पड़ा यूवी, फिर एक्स और फिर गामा। बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए फटाफट। इफ द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग अल्ट्रावायलेट, अच्छा ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की बात हो रही ना। ओके, लेमडा सबसे ज्यादा किसका सर? रेडियो, रेडियो नहीं है, रेडियो नहीं है, रेडियो नहीं है। माइक्रो, माइक्रो भी नहीं है, माइक्रो भी नहीं। इंफ्रा, इंफ्रारेड का सबसे ज्यादा। इंफ्रा कहाँ है? ये रहा 2 जगह। ओके नेक्स्ट, इंफ्रा के बाद कौन आ रहा है सर? विजिबल लाइट आ रही है सर, बिल्कुल दोनों जगह विजिबल लाइट है। और सबसे छोटा किसका है? अच्छा, तो ये अल्ट्रावायलेट का सबसे छोटा है, तो ऑप्शन डी। यहाँ पर तो बड़ा हो गया जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड में अल्ट्रावायलेट लाइट इज करेक्ट? अल्ट्रावायलेट लाइट, अब मुझे बताओ यूवी रेज जो होती है ये क्या है? एक तरह का सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
है ना। एक तरह का ये सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन होती है सर? जिनको ट्रेवल होने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलो देखो क्या होगा सर, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल सही बात है। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल सर। ये लॉन्गिट्यूडनल होगी क्या? नहीं। ध्यान रखना जितनी भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैं बता देता हूं, ये बाय डिफॉल्ट क्या है? ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसवर्स वेव है। ये आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। अब मुझे बताओ, अभी मैंने बताया वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या रहती है? ऑलमोस्ट 0। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर दे, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। साउंड एंड लाइट वेव्स आर। अब मुझे बताओ सर, हमने अभी पढ़ा साउंड जो होता है ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लाइट जो होती है सर ये ट्रांसवर्स है। क्यों? क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय डिफॉल्ट ट्रांसवर्स होती है। तो कहाँ है ऑप्शन? रेस्पेक्टिवली लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एन एको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकंड। अच्छा सर, अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि एको वाला v इक्वल्स टू 2d/t। वेलोसिटी कितना है सर? 340 मीटर पर सेकंड। 2 डिस्टेंस हमको पता लगाना है, टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड्स का। ओके, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? या फिर हम इसको ऐसे सोल्व कर देते हैं, कितना हो गया? 170 है ना। अब यहाँ पर कितना हो गया? 850 मीटर इक्वल्स टू डिस्टेंस 850 मीटर की दूरी होगी। कहाँ दिख रहा है आपको 850? सर हमको 850 यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से नहीं बनता है, क्योंकि एको जो होता है ना वो पहले सोर्स से निकलेगा, उसके बाद वो किसी सब्जेक्ट पर जैसे पहाड़ पर टकराएगा और उसके बाद वो वापस आएगा। तो अगर सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में 20 मीटर का गैप है तो एको को टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 40 मीटर ट्रेवल करना पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट दैट। अच्छा 1 ऑक्टेव है। 1 ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। 1 ऑक्टेव का मतलब है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स कितना है? 500 का 200 2 गुना कितना है? 1000। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन बर्न अ फायर क्रेकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हर्ड इट्स एको 5 सेकंड्स आफ्टर इट बर्स्ट। ठीक है, एको सुन रहा है। ओके, सेम 340 इक्वल्स टू 2d/t। डिस्टेंस आपको पता लगाना है, टाइम, इसको सॉल्यूशन आपको बताना है। और मुझे एक बात बताओ, कौन कहता है कि सर यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता? देखो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन हमने अभी करा, ये रहा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से, और इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पीवाईक्यू के बिना हम लोग कुछ भी यूपीएससी का नहीं कर सकते। तो इसलिए बोलते हैं कि रिपीट होते हैं लेकिन एग्जैक्ट रिपीट नहीं होंगे। अब आप चाहिए कि एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसमें भी मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, इसका ऑप्शन मुझे कमेंट में बताने का कौन सा आंसर इसका होगा करेक्ट। चलो 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव दैट डिटरमिन पिच। पिच क्या होती है? देखो मैं आपको पिच के बारे में समझा देता हूँ। जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके ऊपर पिच डिपेंड करती है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जब फ्रीक्वेंसी जो होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, और एक बार फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो आवाज जो होती है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, पतली आवाज आती है ना। तो आपने देखा होगा जो फीमेल होती है, फीमेल वॉइस की जो पिच होती है ना वो हाई पिच होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज पतली और थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर मेल की, तो फटेबाज जैसी आवाज आती रहती है ना, कुछ को छोड़ दिया जाए। तो मेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है सर? कम होती है, जिससे उनकी पिच जो होती है वो भी क्या होती है? कम होती है। तो पिच जो होता है वो डायरेक्टली किससे डिपेंड करता है सर? फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, लो बताओ, फिर से रिपीट क्वेश्चन, क्या बोल गया? देखो, द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड। अब ये बताओ, इधर से कान पकड़ लो, इधर से कान पकड़ लो, बात बराबर है, होमवर्क है, ये कमेंट में बताना क्या होगा इसका आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की कंडीशन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोफोन एंड स्पीकर। अच्छा ठीक है सर, माइक्रोफोन और स्पीकर क्या होते हैं? तो माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं माइक,
और स्पीकर तो आप लोग जानते ही हो क्या चीज होती है। चलो, तो माइक्रोफोन जो होता है ये क्या करता है सर, ये हमारे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और स्पीकर क्या करता है सर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है इसको, है ना, अंदर से सिग्नल मिलता है और उसको ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ दिख रहा है? चलो देखो, पहला, द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल एनर्जी। नहीं, मैकेनिकल थोड़ी करता है सर, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिक। बिल्कुल ऑप्शन 2 सही होगा। 2 कहाँ है? 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। ओके। द स्पीकर कन्वर्ट्स मैकेनिकल सिग्नल। नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं। द स्पीकर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिक। अच्छा, 2 and 4 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की आपकी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे। और ध्यान रखना, एनडीए बिल्कुल पास आ गई है। अपना सिलेबस अपने पास रखो, अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बना के रखो, है ना। और लास्ट महीना बचाए, भिड़ जाओ, जैसे मछली तड़पती है पानी को, इस तरह से आप अगर पोस्ट के लिए तड़पेंगे तो आप बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस डे।